नमस्कार, मैं हरिशंकर और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परिवर्तन एकेडमी में। मित्रों, इस वीडियो में हम शुरू करेंगे पर्यावरणीय अध्ययन का वॉल्यूम 1, जिसमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित बातें बताई गई हैं, जो यूपी टेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आप यूपी टेट 2018, यूपी टेट 2017 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो इस पीडीएफ के माध्यम से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे पर्यावरण के। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम। पहले हम शुरू कर लेते हैं कि पर्यावरण आखिर होता क्या है। तो जहाँ तक अगर आप लिखावट की बात करेंगे तो इसमें मैंने टाइप किया हुआ है कि पर्यावरण में परिधन आवरण दो शब्द मिले हुए हैं, जिसमें परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घिरा, जिसका अगर शाब्दिक अर्थ निकालना चाहें तो चारों ओर का आवरण ही क्या कहलाता है, पर्यावरण। और अगर परिभाषा की बात करते हैं तो वे सभी वस्तुएं जिससे सभी जीवधारी घिरे हुए हैं। मतलब अगर आप परि का मतलब देखेंगे तो चारों ओर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो जीवधारी या कोई भी जीवधारी जिस चीज़ से चारों तरफ से घिरा हुआ है वही क्या है, पर्यावरण है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार अगर पर्यावरण की परिभाषा देखें तो पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं तथा उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। मतलब जो पर्यावरण है वह क्या करता है, तो जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाओं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। मतलब जो आपस में अंतःक्रिया करते हैं या फिर अंतर संबंध होता है। फिर विश्व शब्दकोश के अनुसार अगर देखें पर्यावरण की परिभाषा तो पर्यावरण उन सभी दशाओं, प्रणालियों तथा प्रभावों का योग है जो जीवों व उनकी प्रजातियों के विकास, जीवन एवं मृत्यु को प्रभावित करता है। और कुछ पर्यावरणविदों द्वारा भी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई। अगर उनकी हम बात करें तो जे.एस. रास के अनुसार पर्यावरण या वातावरण बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। मतलब ये जो पर्यावरण है एक ऐसी बाहरी शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है। और जर्मन वैज्ञानिक ए फिटिंग के अनुसार अगर बात करेंगे तो पर्यावरण के परिवृत्ति मतलब चारों तरफ कारकों, मतलब पारिस्थितिक कारकों या फिर जो चारों ओर जितने भी कारक हैं का योग है। मतलब पर्यावरण क्या है, तो जीवों के चारों तरफ के जितने भी कारक हैं उनका योग ही क्या है, पर्यावरण है। इसमें जीवन की परिस्थितियों के संपूर्ण तथा आपसी सामंजस्य से वातावरण बनाते हैं। और अगर बात करें डगलस एवं हॉलैंड जी के अनुसार तो पर्यावरण वह शब्द है जो समस्त बाह्य शक्तियों, प्रभावों और परिस्थितियों का सामूहिक रूप से वर्णन करता है जो जीवधारी के जीवन, स्वभाव, व्यवहार तथा अभिवृद्धि, विकास तथा प्रौढ़ता पर प्रभाव डालता है। और वहीं बात करें ए.बी. सक्सेना के अनुसार तो पर्यावरण शिक्षा वह प्रक्रिया है जो पर्यावरण के बारे में हमें संचेतना, ज्ञान और समझ देती है, इसके बारे में अनुकूल दृष्टिकोण का विकास करती है और इनके संरक्षण तथा सुधार की दिशा में प्रतिबद्ध करती है। और पर्यावरण की संरचना के घटक की बात करते हैं तो इसमें आते हैं जैविक घटक और कुछ होते हैं अजैविक घटक। तो सबसे पहले जान लेते हैं जैविक घटक कौन कौन से होते हैं। तो पहले होते हैं स्वपोषी, और स्वपोषी को हम लोग उत्पादक भी कहते हैं। उत्पादक का मतलब ये हुआ कि जो ऊर्जा का सर्वप्रथम उत्पादन करते हैं हम उन्हें उत्पादकों की श्रेणी में रखते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, फाइटोप्लैंक्टन, वनस्पतियाँ। और इसमें दूसरे आते हैं परपोषी यानी उपभोक्ता। उपभोक्ता का अर्थ ये हुआ कि जो उत्पादित की गई ऊर्जा का उपभोग करते हैं हम उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। और परपोषी में सभी भक्षक जीव आते हैं। और भक्षक जीव का मतलब ये हुआ कि उसमें शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी ये सभी जीव जंतु आते हैं। और आगे बात करते हैं अपघटक। तो अपघटक की श्रेणी में किसे शामिल किया जाता है, तो कुछ जीवाणु जैसे केचुआ, प्रोटोजोआ, कवक, और कवक को हम मशरूम भी कहते हैं, दीमक जो जीवों के शरीर पर रासायनिक क्रिया से तत्वों का विखंडन तथा अपघटन करते हैं। इनको हम कहाँ रखते हैं, तो इनको हम रखते हैं अपघटक की श्रेणी में। अपघटक का अर्थ ये हुआ कि किसी भी जीव का जो शरीर है
वह बहुत ही जटिल संरचना है। जटिल संरचना का मतलब कई प्रकार के कार्बनिक या फिर अकार्बनिक यौगिकों से उनका शरीर बना हुआ है किसी भी जीव का। तो अपघटक क्या काम करते हैं कि जितने भी अलग अलग तत्व हैं उनको विखंडित करते हैं, अलग अलग करते हैं, और ये अलग अलग करना कहलाता है अपघटन। और ये जो जीव अपघटन का काम करते हैं उसे हम कहते हैं अपघटक। आइए आप देखते हैं कि अजैविक घटक कौन कौन से हैं। तो अजैविक का मतलब निर्जीव से है, और अजैविक घटक में कुछ होते हैं अकार्बनिक घटक जैसे खनिज लवण, जैसे नमक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर तथा वायु गैसें। इसके बाद हम बात करते हैं कार्बनिक घटक। कुछ कार्बनिक घटक भी हैं जो कि निर्जीव हैं। तो मृत पौधों तथा जंतुओं के कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, यूरिया, ह्यूमस, ये सभी क्या हैं, तो ये भी अजैविक घटक हैं। और भौतिक घटक कौन कौन से होते हैं? तो भौतिक घटक हैं सूर्य, प्रकाश, पृथ्वी, हवा, ताप, विद्युत आदि, ये सब क्या हैं? भौतिक घटक हैं। फिर इसके बाद पर्यावरण के प्रमुख अंग या फिर क्षेत्र की अगर बात करें तो सबसे पहला क्षेत्र आता है स्थल मंडल, फिर दूसरा जल मंडल है, फिर तीसरा है वायुमंडल है। फिर अगर पहले स्थल मंडल की बात करें तो जो स्थल मंडल है वह पृथ्वी का 29% भाग पर फैला हुआ है। और संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल अगर हम वर्ग किलोमीटर में अगर देखें तो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल है, जिसमें स्थलीय भाग का क्षेत्रफल कितना है? तो 15 करोड़ वर्ग किमी। और पहली भू परपटी की गहराई 100 किलोमीटर है। इसमें मतलब कई परतें पाई जाती हैं, जिसमें सबसे ऊपरी जो परत है उसका नाम है भू प्रपटी और उसकी गहराई 100 किलोमीटर तक है। और इसमें विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ व सैलें समाई हुई हैं। इस भाग का औसत घनत्व 2.7 है। और मिट्टियाँ मतलब कौन कौन सी मिट्टियाँ हैं? तो चिकनी मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, व दोमट मिट्टी है। ये सभी कहाँ है? तो ये भू परपटी पर ही पाई जाती हैं। सैलें कौन सी होती हैं? जैसे आग्नेय सैल है, अवसादी सैल है, कायांतरित सैल है। ठीक है। और फिर इसके बाद दूसरी परत उपाचय मंडल है, जिसकी गहराई 200 किलोमीटर है, जिसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता है, और इसका औसत घनत्व 3.5 है। और तीसरी परत केंद्रीय मंडल कहलाती है, जो कठोर धातुओं जैसे लोहा, निकेल से बनी है। इसका औसत घनत्व 3.9 है। फिर आगे बात करते हैं जनमंडल की। तो जनमंडल पृथ्वी का 71% भाग बनाता है। संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किमी आपने पहले जान लिया, जिसमें जलीय भाग का क्षेत्रफल 36 करोड़ वर्ग किमी है। फिर इसके बाद अगर हम वायुमंडल की बात करें तो औसत द्रव्यमान इसका अगर हम बात करें तो 5.15 गुणे 10⁻18 किलोग्राम है। और इसमें मुख्य गैसें कौन कौन सी पाई जाती हैं? तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितनी प्रतिशत है, तो उसकी मात्रा बता सकते हैं आप 78%। और ऑक्सीजन गैस है 20.94%, या फिर लगभग 21% भी आप बता सकते हैं। यहाँ से एक और प्रश्न आता है कि जो 99% वायुमंडल का भाग है वह किन गैसों के द्वारा बनाया गया है? तो वह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा बनाया गया। आर्गन की अगर मात्रा पूछी जाए तो 0.93% है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछी जाए तो आप बता सकते हैं 0.03 से लेकर के 0.04% तक है। और ओजोन गैस की अगर मात्रा पूछी जाए वायुमंडल में तो 0.4 टाइम 0.6% है। फिर इसके बाद इन तीनों का जो सम्मिलित रूप है वह कहलाता है जैवमंडल, यानी स्थल मंडल, जल मंडल व वायुमंडल का मिश्रित रूप जहाँ जीवन संभव होता है उसे ही हम कहते हैं जैवमंडल। क्योंकि यह क्षेत्र जीवन के लिए अनुकूल होता है, इस कारण यहाँ कई प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं। और जीवमंडल के अंतर्गत समस्त जीवित तथा भौतिक पर्यावरण को सम्मिलित किया जाता है। वायुमंडल में 15 किमी की ऊंचाई तक बैक्टीरिया की उपस्थिति का नासा ने पता लगाया है। और फिर इसके बाद है सागरीय भाग में 9 किमी तक की गहराई में जीवों का पता लगाया गया है। फिर अगर हम बात करें कि पर्यावरण के कितने प्रकार हैं, तो पहला है कि भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण में
किसे शामिल किया गया है, तो वायु, जल, खाद्य पदार्थ, भूमि, ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश, नदी, खनिज पदार्थ आदि से मिलकर बनने वाला जो पर्यावरण होता है उसे हम कहते हैं भौतिक पर्यावरण। इसके बाद बात करते हैं कि जो जैविक पर्यावरण है वो जैविक पर्यावरण क्या है, तो जंतु समुदाय व वनस्पति समुदाय से निर्मित जो भी पर्यावरण होता है उसे हम जैविक पर्यावरण, मतलब हम सभी जीव जंतु जिसमें आते हैं वो होता है जैविक पर्यावरण। फिर मनोसामाजिक पर्यावरण में जैसे वर्ग, जाति, समुदाय, पास पड़ोस, समाज, प्रदेश, राष्ट्र, संस्कृति, राजनीति, आर्थिक नियोजन आदि से निर्मित जो पर्यावरण होता है वह होता है मनोसामाजिक पर्यावरण, मतलब जिसका निर्माण मनुष्य ने किया है। ठीक है। फिर इसके बाद है कि मानव पर्यावरण संबंधी अवधारणाएं, मतलब मानव पर्यावरण के मध्य परिवर्तनशील संबंधी को अनेकानेक भूगोलविदों, विचारकों और पर्यावरणविदों ने अपनी विचारधारा के रूप में विश्लेषित किया, जिसे पर्यावरण की निम्न अवधारणाओं के रूप में प्रकट किया गया है। और जिसमें पहली बात आती है नियतिवादी अवधारणा या फिर निश्चयवाद की अवधारणा। और इसके प्रतिपादक के अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि नियतिवादी अवधारणा के प्रतिपादक कौन है, तो आप जवाब देना होगा कार्ल रिटर महोदय हैं। और अवधारणा क्या थी इनकी, तो उन्होंने बताया था कि प्रकृति सर्वशक्तिमान है और मनुष्य प्रकृति के हाथों का खिलौना है और प्रकृति ने ही मनुष्य को बनाया है। फिर दूसरी अवधारणा की बात आती है संभववादी अवधारणा। और संभववादी अवधारणा के प्रतिपादक कौन है, तो आप बता सकते हैं एल फैब्रे और कार्ल सावर। और अवधारणा क्या थी इनकी, तो उन्होंने बताया कि मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है और उसमें हर प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। ये किसने बोला, तो ये बोला एल फैब्रे और कार्ल सावर ने। क्या बोला, उन्होंने बताया कि मानव ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिया है, वह जब चाहे जैसा चाहे प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। फिर इसके बाद आई तीसरी अवधारणा जिसे बोला जाता है नवनियतिवादी अवधारणा। प्रतिपादक की बात करें तो प्रतिपादक हैं ग्रिफिथ टेलर। और अवधारणा क्या थी इनकी, तो इन्होंने बताया कि प्रकृति का अत्यधिक दोहन विनाशकारी हो सकता है, मतलब प्रकृति में जितने भी संसाधन अवेलेबल हैं, जितने भी संसाधन हैं, अगर उनका आप बहुत अधिक मात्रा में दोहन करेंगे तो यह विनाशकारी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आप बिजली उत्पादित करना चाहते हैं और किसी नदी पर आप बांध बनाएंगे। बांध बनाने का मतलब ये हुआ कि जो जल संसाधन है आप उसका उपयोग करेंगे बिजली निर्माण के लिए, बात सही है। लेकिन जब ज़्यादा उपयोग करेंगे, इसका मतलब बांध बनाएंगे, ज़्यादा जल अगर एक जगह एकत्रित होगा तो वहाँ ऊर्जा एकत्रित होती है और फिर इसके बाद भूगर्भ में कुछ परिवर्तन हो जाता है जिससे भूकंप आता है। और भूकंप आने के बाद अगर वह टूट जाता है, अगर वह बांध टूट जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा जन धन की हानि होती है। तो इसका मतलब यही हुआ कि प्रकृति का अत्यधिक दोहन अगर आप करते हैं तो यह विनाशकारी हो सकता है। अतः हमें चाहिए कि हम प्रकृति को समझने का प्रयास करें, उसके बाद अपनी नीतियों का निर्धारण करें। मतलब पहले हम समझें कि इसका कितना प्रयोग हमारे लिए कितना लाभदायक है, कितना हानिकारक है, फिर इसके बाद हम उसके लिए अपने नीतियों का निर्धारण कर सकते हैं। फिर इसके बाद है सतत व अस्थायी विकास की अवधारणा का प्रश्न आता है कि यह किसने दिया था, तो आप बताएंगे ब्रंटलैंड महोदय ने। कब दिया था, 1987 में। एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि सतत व अस्थायी विकास की अवधारणा किस अवधारणा से संबंध रखती है, तो नवनियतिवादी अवधारणा से इसका संबंध था। फिर इसके बाद आते हैं कि पर्यावरण पर मानव का प्रभाव, मतलब पर्यावरण पर मानव का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, किस प्रकार से पड़ता है, ये सब सारी चीज़ें आपको देखना है। तो किसी भी क्षेत्र में आर्थिक विकास के लिए भौतिक पर्यावरण को परिवर्तित या रूपांतरित करने के लिए चलाए जाने वाले किसी भी कार्यक्रम से उत्पन्न होने वाले परिणामों से मनुष्य अवगत रहता है। आर्थिक विकास हेतु भौतिक पर्यावरण में इस तरह के परिवर्तनों में प्रमुख हैं। कौन कौन से हैं परिवर्तन जिसके कारण से पर्यावरण प्रभावित होता है, आइए देख लेते हैं। पहला है झूम कृषि। झूम कृषि का मतलब ये होता है कि वनों को काटकर की जाने वाली कृषि, और यह भारत की पूर्वोत्तर पहाड़ियों अथवा मेघालय में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली प्राचीनतम कृषि है। इसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और फिर साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों जैसे लकड़ी के हलों आदि से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। फिर फसल इसमें पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है। यहाँ खेती तभी तक की जाती है जब तक मिट्टी में उर्वरता हो। यहाँ
यह एक प्रकार की स्थानांतरणशील कृषि है जिसमें थोड़े थोड़े समय पर खेत बदल दिया जाता है। और कई प्रश्न आ सकते हैं कि मतलब ये अन्य स्थानों पर इसके क्या क्या नाम है। तो मुख्य नाम इसका है स्थानांतरणशील कृषि, और या फिर स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं इसको, प्राचीनतम कृषि भी बोलते हैं, लेकिन अन्य जगहों पर इसका अन्य नाम भी है। जैसे अगर मेघालय में बात करें तो झूम कृषि है, फिर अगर श्रीलंका में बात करें तो यही चेना के नाम से प्रसिद्ध है, हिंदेसिया में बात करें तो लदांग के नाम से, रोडेशिया में बात करें तो मिल्पा के नाम से, मतलब अलग अलग नामों से यही कृषि प्रचलित है, जो कि एक स्थानांतरणशील कृषि है। यह खेती मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में की जाती है। फिर इसके बाद झूम कृषि अथवा वनों के कटाव से पर्यावरण को क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं। पहली बात तो यह है कि कार्बन अवशोषण में कमी आएगी। मतलब जब भी भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे तो उस समय कार्बन का अवशोषण करते हैं, इसके बाद अपना भोजन बनाते हैं। तो अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो फिर कार्बन का अवशोषण कम हो जाएगा। ठीक है, तो इससे होगा क्या, तो ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ोतरी होगी, मतलब वैश्विक तापमान बढ़ेगा। जैसे जैसे आपके वायुमंडल में या फिर आपके प्रदेश में कार्बन की मात्रा बढ़ती जाएगी तो वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, तो ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। फिर तीसरा है कि मृदा अपरदन से झीलों अथवा नदियों का नष्ट होना। जैसे अगर आप पेड़ों की कटाई कर देंगे, वनों की सफाई कर देंगे, तो उससे क्या होने लगेगा कि पेड़ अपनी जड़ों से मिट्टी को जकड़े रहते हैं और इस कारण से मृदा अपरदन बहुत कम मात्रा में होता है या फिर ना के बराबर होता है। लेकिन जैसे ही पेड़ों की कटाई कर देंगे तो मृदा अपरदन भी वहाँ चालू हो जाता है। झीलों अथवा नदी के नष्ट होने से जल स्तर में कमी आ जाएगी। अगर मतलब झील या फिर नदी अगर नष्ट हो जाते हैं तो उसमें जो भूमिगत जल है उसमें पुनर्भरण की जो प्रक्रिया है वह नहीं हो पाएगी, क्योंकि झीलें समाप्त हो गई हैं। फिर शुद्ध हवा का अभाव भी हो जाएगा, फिर वर्षा समय से नहीं हो पाएगी और वायु प्रदूषण भी फैलेगा। तो ये मुख्य कारण है कि झूम कृषि से बहुत सारे यहाँ पर दिक्कतें आने वाली हैं। फिर दूसरा है प्लास्टिक प्रदूषण। प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का जमीन या जल में इकट्ठा होना प्लास्टिक प्रदूषण कहलाता है। मतलब प्लास्टिक की वजह से अगर वातावरण में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं और वो अवांछनीय परिवर्तन होते हैं, मतलब जो बहुत हानिकारक हैं, तो ऐसे परिवर्तन प्लास्टिक वजह से जो हुए उसे हम कहते हैं प्लास्टिक प्रदूषण, जिससे वन्य जंतुओं या मानवों के जीवन, जल, भूमि एवं पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और बात करें कि प्लास्टिक पदार्थों से उत्पन्न कचरे का निस्तारण काफ़ी कठिन होता है और पृथ्वी पर प्रदूषण में भी इसका काफ़ी अहम योगदान है, जिससे यह एक विश्व स्तरीय चिंता का विषय भी बन गया है। और बात करें कि प्लास्टिक का निर्माण सर्वप्रथम स्वीडिश इंजीनियर स्टेन गुस्ताफ थुलिन ने 1960 के दशक में की थी और इनकी विधि व डिजाइन सेलोप्लास्ट नामक यूरोपीय कंपनी ने सर्वप्रथम प्लास्टिक बैग तैयार करना शुरू कर दिया। सर्वप्रथम कार्ल जे मूर, जो एक समुद्री विज्ञानी थे, उन्होंने सन 1997 में प्रशांत महासागर में प्लास्टिक के कचरे को तैरते देखा। इस पर उन्होंने अध्ययन किया तो बताया कि प्लास्टिक के कचरे से पानी में घुलित ऑक्सीजन प्लास्टिक के कचरे में पानी में घुलित ऑक्सीजन का स्तर घट जाता है, जिससे जलीय जीव मरने लगते हैं। और प्लास्टिक के थैले इतने टिकाऊ होते हैं कि इनको सड़ने में सदियों लग जाते हैं और प्लास्टिक के अपशिष्ट जलाने से काला कार्बन वातावरण में फैलता है, जिससे वैश्विक तापन भी होता है। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो भारत में प्रतिवर्ष 56 लाख टन प्लास्टिक अपशिष्ट का उत्पादन होता है, जिसमें से 689.5 टन अकेले दिल्ली द्वारा उत्पादित होता है। प्लास्टिक उत्पादों पर रोक कब किसने लगाई, तो सर्वप्रथम बांग्लादेश ने 2002 में लगाई थी। इस प्रकार की रोकथाम 1990 के दशक से शुरू हो गई थी। हिमाचल प्रदेश में 2009 में और सिक्किम ने पूरी तरह से बैन कब कर दिया, 2016 में। और सिक्किम को ही 2018 में केंद्र सरकार ने पहले जैविक राज्य के रूप में घोषित किया। और विश्व में सबसे अधिक प्लास्टिक कचरा बहाकर समुद्र में लाने वाली 10 नदियों के नाम भी हमने संकलित किया है। जैसे पहले है कि यांगजी नदी सबसे अधिक कचरा ढोती है, प्लास्टिक कचरा, और यह चीन में बहती है। और गंगा नदी दूसरे नंबर पे आती है, फिर येलो नदी है, फिर पर्ल नदी है, यमरूस नदी है और सिंधु नदी 6वें नंबर पे आती है।
फिर इसके बाद अगर बात करें अम्लीय वर्षा से भी पर्यावरण पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जैसे हम बात करें तो अम्ल वर्षा का जो वास्तविक अर्थ है उस वर्षा या हिम, ओला या कोहरा से है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुले हों। और फैक्ट्रियों और वाहनों के धुएं से मुख्य रूप से सल्फर और नाइट्रोजन का उत्सर्जन होता है। कोयला और तेल में 0.5% से 4% तक गंधक यानी सल्फर होता है। अम्ल वर्षा का जो जल है उसका पीएच मान की बात करें तो 5.6 यानी अम्लीय होता है। और अम्ल वर्षा से क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं हमारे पर्यावरण पर, तो हम उसकी बात करेंगे तो जल साधन का प्रदूषित होने से जलीय जीवों की मृत्यु होने लगती है। पश्चिमी जर्मनी व यूरोप के जंगलों का जो विनाश है उनका मुख्य कारण अम्ल वर्षा ही है। और इमारतों का रंग फीका पड़ना जिसे हम कहते हैं स्टोन लेप्रोसी। फिर आगे देख लेते हैं कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा कृत्रिम बारिश या फिर मेघ बीजन या बादल की बुआई एक प्रकार का मौसम संशोधन है जिसका उद्देश्य बारिश या बर्फ़ की मात्रा बढ़ाना है। ओलावृष्टि रोकने और धुंध हटाने में भी व्यापक रूप से कृत्रिम बारिश को अपनाया जा सकता है। और मेघ बीजन हवाई जहाज या अन्य वायुयान के द्वारा कराया जाता है। इस प्रक्रिया में बादलों पर सिल्वर आयोडाइड मतलब AgI और शुष्क बर्फ यानी हिमाकृत कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव किया जाता है जिससे ये रसायन बादलों को संघनित करके बौछार में बदल देते हैं जिससे बारिश होने लगती है। और कृत्रिम वर्षा से पर्यावरण को हानियाँ क्या क्या होती हैं, तो अगर हानियों की बात करें तो मौसम में गड़बड़ी हो जाती है, बाढ़ का खतरा भी रहता है, मतलब ज़्यादा बारिश होगी तो बाढ़ का खतरा भी हो जाएगा। और वायुयानों द्वारा छिड़काव या फिर इसमें महंगे रसायन का प्रयोग होता है जिससे ये अधिक खर्चीली भी पड़ती है। और सिल्वर आयोडाइड से जीव जंतुओं को नुकसान भी होता है। और आगे देख लेते हैं कृषि रसायनों का प्रयोग। अगर आप कृषि रसायनों का प्रयोग भी करते हैं तब भी पर्यावरण को बहुत से ज़्यादा हानियाँ होती हैं। जैसे देखने पर अगर कीटनाशक, रासायनिक दवाओं, रासायनिक उर्वरकों आदि के प्रयोग के माध्यम से जहरीले तत्वों के पारिस्थितिक तंत्र में मिलने से आहार श्रृंखला तथा आहार जाल में परिवर्तन हो जाता है। इसमें DDT प्रमुख है और इसमें DDT सबसे अधिक जहरीला तत्व होता है जिसका पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफेनॉइल ट्राइक्लोरोइथेन। यह सबसे पहला आधुनिक कीटनाशक था और जिसका प्रयोग मलेरिया के विरुद्ध किया जाता था, मतलब मच्छरों को मारने के लिए DDT का प्रयोग सबसे पहले किया जाता था। लेकिन 1950 के बाद इसका प्रयोग कीटनाशक के रूप में होने लगा और इससे बौद्धिक अक्षमता होती है और ऑटिज्म मतलब अपने आप में खोए रहना नामक बीमारी भी होती है। पर्यावरण व मनुष्य को अधिक क्षति पहुंचाने के कारण अमेरिका ने 1986 में ही पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था अपने देश में। और भारत में इसका अभी तक प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और वर्तमान में भारत इसका एकलौता उत्पादक देश है। और भारत ने 2015 में आयोजित स्टॉकहोम सम्मेलन के 2020 तक इसके प्रतिबंध प्रस्ताव को स्वीकारने से मना कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त कारखानों से निकलने वाले कचरों के जल में धुलाई तथा तेल वाहक जलयानों से खनिज तेल का सागरीय जल में रिसाव से भी अधिक जीवों को नुकसान पहुंचता है। तो इस तरह से कुछ थी पर्यावरण के बारे में बातें और पर्यावरण की परिभाषाएं क्या थीं, पर्यावरण कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से मानव द्वारा पर्यावरण को प्रदूषित किया जा रहा है, तमाम सारी बातें आपने इस वीडियो के माध्यम से जान ली। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी और अगली वीडियो में भी हम और आपको अच्छे कंटेंट देंगे। ठीक है, तब तक के लिए हमारे साथ आप बने रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए। और कहीं भी आपको समस्या आती है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और धन्यवाद।